नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप मैसेज और जो संदेश और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आप अपने दर्शकों को देती हैं, उसके लिए आपकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आगे भी इस कार्यक्रम को इस तरीके से लोगों में अवेयरनेस बढ़ाते रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर, आज तो ये समझाइए कि एक तरफ तो बांग्लादेश में अननोन गनमैन के खौफ से यूनुस कांप रहा है, और दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर आर्मी हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठकर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने ही लोगों को संबोधित कर रहा है। ये कैसा सीडीएफ है? किससे डरा हुआ है? देखिए अंजू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी का खौफ नहीं, ये हिंदुस्तान का खौफ है जो उनको खाया जा रहा है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। और पाकिस्तान के असीम मुनीर ने तो लीगली अपने आप को इम्यूनिटी हासिल कर रखी है, लेकिन जो दिमाग में उनके डर भरा हुआ, उसका कैसे वो इलाज कराएंगे, कैसे वो अपने आप से बचेंगे। और कहीं ना कहीं उनको एक और डर सता रहा है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के जनरल ही उनके बरखिलाफ ना खड़े हो जाए, उनके खिलाफ म्यूटनी ना कर दें, कहीं उनको ही ना एलिमिनेट कर दें। और ये एलिमिनेशन प्रोसेस सेना द्वारा किया जा सकता है, शहबाज शरीफ द्वारा किया जा सकता है, आसिफ अली जरदारी द्वारा किया जा सकता है, पीपीपी के लोग कर सकते हैं, टीटीपी के लोग कर सकते हैं। वो अपने आप को हर फोरम से, हर कॉर्नर से इनसिक्योर मान रहे हैं। इसीलिए वो देखिए, कोई ऐसा जनरल अपने ही हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के कैसे सो सकता है? उनका मेंटल स्टेट दिखाता है कि वो कितना घबराए हुए हैं। यानी कि आप तमाम तरीके से लीगल इम्यूनिटी ले लीजिए, आप सीडीएफ 2034 तक बने रहे, लेकिन मौत का खौफ, जो आपकी इनसिक्योरिटी है, उसका कोई इलाज नहीं है। और ये उनके कर्मों की वजह से हुआ है। देखिए, जो आसिम मुनीर हैं, उनका मकसद क्या है? उन्होंने दो काम करने में उनको पारंगत हासिल है। एक तो वो अपने आप को सुरक्षित करते चले जा रहे हैं और स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, क्योंकि वो दिल से कमजोर है, उनकी सेना कमजोर है। तो लिहाजा उनको क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, आपको अपने सियासतदार का सपोर्ट चाहिए। तो वो अपने आप को स्ट्रांग करते जा रहे हैं। और दूसरे में दूसरी कामयाबी वो हासिल करना चाह रहे हैं, एंटी इंडिया रेटोरिक चला के एंटी इंडिया परसेप्शन अपने देश में फैला रहे हैं। यही पाकिस्तान की सेना थी। लाहौर में इनके कोर कमांडर के घर में लोग घुस गए थे। और यही पाकिस्तान की सेना है आज की डेट में सर चढ़ के अपने देशवासियों के ऊपर बोल रही है। वजह क्या है? वजह है एंटी इंडिया सेंटीमेंट को वो राइड करते हैं। एंटी इंडिया परसेप्शन उन्होंने पूरे अपने जनमानस में फैला रखा है, और साथ में अपने जनमानस का अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो टीटीपी के जो हमले हो रहे हैं उससे बरखिलाफ उनका ध्यान हटका सके, जो बलूचिस्तान का लिबरेशन के लिए जो एजिटेशन चल रहा है उससे ध्यान भटका सके। और इनको अपनी जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, हम लोग इंडियन आर्मी में काम किया, इतने सब हम दो चीजें बोलते थे, वी लव आवर इंडिया एंड वी लव आवर इंडियन पीपल। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के साथ ये दोनों ही फ्रेज लागू नहीं होते। ना तो वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ना ही वो पाकिस्तान के नागरिकों से प्यार करते हैं, ना ही उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाते हैं। तो वो सिर्फ अपनी इंडिविजुअलिस्टिक, अपना ओन ग्राउंड स्ट्रांग कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान के लोगों की सुरक्षा का क्या हाल है, पाकिस्तान के नागरिकों के क्या हालात हैं, उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। लिहाजा इसलिए वो अपने को सुरक्षित करते हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सोते हैं। ये ऐसे सीडीएफ आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेंगे। सबसे कायर, सबसे कमजोर, सबसे घटिया इंसान अगर कोई पूरे इस विश्व में है तो आज की डेट में असीम मुनीर है, क्योंकि वो अपने ही लोगों को छल रहे हैं, अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जैश ए मोहम्मद का अजहर, मसूद अजहर है, वो एक रैली को संबोधित कर रहा था बुलेट प्रूफ ग्लास में। चलिए, वो रैली में था, वहां पर कोई भी आकर उसको उड़ा सकता है, ये डर उसको रहा होगा। लेकिन ये तो आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठकर अपने लोगों को संबोधित करता है। सर, इससे तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर बड़ी जल्दी विद्रोह होने वाला है इसी के खिलाफ, क्योंकि अब तो सारी की सारी पोस्टिंग्स वगैरह यही देगा, सारी जितने भी लोगों को अलग अलग ओहदे दिए जाते हैं वो सब भी यही देगा। तो इसका मतलब तो ये कि बहुत सारे जर्नल्स इसके खिलाफ उठ खड़े होने वाले हैं, और अब उन्हीं से इसको डर लग रहा है। तो बड़े बुरे दिन आने वाले हैं मुनीर के, क्योंकि वो भी कह रहा है आसिफ जरदारी की, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो मुझको भी कहा गया था अधिकारियों की तरफ से कि बंकर में छुप जाओ। इसका मतलब ये है कि मुनीर भी बंकर में छुपा होगा उस वक्त।
देखिए, जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, और जब आसिफ अली जरदारी के स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि उनके सलाहकारों ने उनको और सलाहकार कौन, ये आर्मी के ही उनके सलाहकार होंगे। और जब आर्मी के सलाहकार ऐसी सलाह दे रहे हैं कि आप बंकर में चले जाइए, तो आर्मी का जो चीफ है, जो ऑपरेशन को सपोज हेड करना चाहे, जो ट्रूप्स को फ्रंट से लीड करता है, बताना चाहिए, वो भी बंकरों में छुपा है। और उसकी हालत देख लीजिए, वो जब खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सोता है तो उसको पता है कि उसकी आर्मी में भी पेनिट्रेशन हो रखा है। आज की डेट में जब आप असीमित पावर एक्यूमुलेट कर लेंगे, जब आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के सर्वोच्च बने हुए, सीधे बने हुए हैं, और सारी पावर आपके हाथ में है, क्योंकि शहबाज शरीफ तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी सिर्फ रबर स्टैम्प बने हुए हैं, तो पावर आज की डेट में पाकिस्तान की असीम मुनीर के पास है। यही उनको, इनका सबसे बड़ा डर है। यही उनको लगता है कि ये एलिमिनेशन की शुरुआत है। कोई भी उनको एलिमिनेट कर सकता है, चाहे वो टीटीपी करे, चाहे तालिबान करे, चाहे उनके तमाम तरीके इंटरनल जो उनके यहाँ डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, चाहे बीएलए बीएलएफ के लोग करें, तमाम ऐसे हैं सोर्स जो उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। यही उनका डर उनको खा रहा है। अब वो अपनी सेना पे भी विश्वास नहीं करते, अपने हेडक्वार्टर पे विश्वास नहीं करते, अपनी जो सुरक्षा एजेंसी है, सुरक्षा के जो लोग उनके चारों तरफ इर्द गिर्द तैनात है, उनके ऊपर वो विश्वास नहीं करते। तो इतना जब अविश्वास है, तो आप किस सेना को लीड कर रहे हैं? ये दिखाता है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन क्या है। जब पाकिस्तान की आर्मी का चीफ इतना डरा सहमा है, तो आम नागरिकों का आप हिसाब लगा सकते हैं, आप शहबाज शरीफ का हिसाब लगा सकते हैं। ये सारी चीजें दिखाती कि पाकिस्तान जो है आज की डेट में बहुत ही खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है। कहने का मतलब यह है कि आतंकवादी संगठन वहां फल फूल रहे हैं। जब आप अजहर मसूद की बात करते हैं, जिस तरीके से वो भी सशंकित है, यानी कि इन टेररिस्ट के आकाओं को भी डर है कि वो भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनसे बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा शक्तिशाली ग्रुप तहरीके तालिबान पाकिस्तान इमर्ज होके आया है, और वो तालिबान द्वारा समर्थित है, ट्रेनिंग है, उनके आर्म्स है, एम्यूनिशन है, गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है, इन सब से डरे हुए हैं। उनको बीएलए बीएलएफ से भी डर लग रहा है कि हो सकता है बीएलएफ के लोग कहीं ना स्ट्राइक कर दें। और साथ में सिंध का जो प्रॉब्लम है, पीओके के लोग हैं, तो वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे जब चारों प्रांतों के लोग उससे असहमत हैं। पंजाब के जो मिलिट्री लीडरशिप है, आप मान सकती हैं कि सारे के सारे जनरल उनसे सहमत होंगे किसी पॉइंट पे। किसी की महत्वाकांक्षा उनको कभी भी एलिमिनेट कर सकती है। और साथ में आज की डेट में सबसे बड़ा फैक्टर जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहा है, वो अपने देखिए स्टेबलाइजिंग फोर्सेस जो गाजा में डिप्लॉय होने जा रही है, उसमें पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करने जा रहा है। तो एक और डर उनके दिमाग में है, कहीं हमास के तो लोग नहीं है, कहीं ईरान के आईआरजीसी के तो लोग नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे सुरक्षित, तो एक इंटरनली फंसे हुए, एक्सटर्नल में आपको हमास का भी डर लगता है, आपको आईआरजीसी का भी लगता है, आपको हुती से भी डर लगता है, आपको हिजबुल्लाह से भी डर लगता है, तो आप अपने ही बचाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। क्यों आपने डोनाल्ड ट्रंप को कमिटमेंट दिया स्टेबलाइजिंग फोर्सेस में पाकिस्तान हिस्सा होगी? जब आप स्टेबलाइजिंग फोर्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगे एक डिवीजन साइज फोर्स, तो आप गाजा में जाके वहां क्या करेंगे? हमास के एलिमिनेट करेंगे, इजरायली के साथ ऑपरेट करेंगे, तो आपके मुस्लिम वर्ल्ड में भी पकड़ कमजोर हो जाएगी। तो ये सारी चीजों में वो अपने आप फंसते चले जा रहे हैं। लिहाजा उनका डर, उनका संशय, उनकी असुरक्षा, उनके दिमाग में जो भय है वो जायज है, क्योंकि उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म सोच रखी नहीं, क्योंकि वो अपने देश के हित के बारे में सोच ही नहीं सकते। जब आप डिक्टेशन लेंगे अमेरिका से, जब आप चाइना से हथियार लेंगे जो 80% पाकिस्तान की सेना के पास आज की डेट में है, तो आपका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, और ऐसे में असुरक्षा की भावनाएं और गहन हो जाती है। सर तभी तो लीबिया में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहे थे ना मुल्ला मुनीर। मोसाद से भी डर लग रहा होगा उनको, तो हर किसी से डर लग रहा है, पंगे सबसे ले लिए। लेकिन ये जो गाजा वाली बात आपने सर कही, वहां पर जो पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को भेजने की बात है, उसके लिए अगले हफ्ते मुल्ला मुनीर अमेरिका भी जाने वाले हैं सर। अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि पीछे हट रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं वो। आपको लगता है कि अब ट्रंप की कही हुई बात को नहीं मानेंगे मुनीर? अब तो उनको मानना पड़ेगा, और अगर मान लिया तो फिर देश में उनका क्या हाल होने वाला है? पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो लंच खिलाया है उनको, वो उसकी कीमत वसूल करेंगे। इनको अंदाजा नहीं लगा कि ट्रंप के, आप चले गए, आपने उनके सेंट्रल कमांड में जाके उनसे लंच भी किया,
डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग भी की, सेल्समैन की तरह आपने अपने रेयर अर्थ मिनरल भी ऑफर किए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक अलग किस्म के खिलाड़ी हैं। उनको पता था कि किस आदमी से क्या काम कराना है। वो ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में विश्वास करते हैं। उन्होंने असीम मुनीर को जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका एक-एक पैसे का हिसाब वो लेंगे, और अब गाजा में उनको पाकिस्तान जैसा सुटेबल मोहरा और कोई नहीं मिलने वाला है। ये मुस्लिम सोल्जर्स हैं और इन्हीं मुस्लिम को हमास के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। और आपको लगता है कि पाकिस्तान के सोल्जर इजरायली सोल्जर के खिलाफ बरखिलाफ कोई काम कर सकते हैं? आप जा ही रहे हैं नुमाइंदे बन के इजराइल के। जब आप इजराइल के नुमाइंदे बन के जाएंगे गाजा में, तो आपका हमास एनिमी नंबर 1 हो जाएगा, और हमास भी इस चीज को समझता है। फिर आपकी जो डिवीजन साइज फोर्स वहां डिप्लॉय होगी स्टेबलाइजिंग फोर्स के चक्कर में, तो आपको डेली वहां पे बिट बाय बिट वो ईट अप कर जाएंगे। आपके जो सैनिक हैं उन पे हमलावर होंगे, और साथ में आपकी मिडिल ईस्ट में क्या पोजीशन होगी, आपके लिए सऊदी अरेबिया क्या सोचेगा, आपके लिए जॉर्डन क्या सोचेगा, इजिप्ट, ईरान, इराक, पूरा पूरा मिडिल ईस्ट आपके अगेंस्ट होता चला जाएगा, और आप सिर्फ अमेरिका के कठपुतली बन के वहां रहेंगे। और क्या होगा, अमेरिका तो दूर से आपसे अपना काम कराएगा, लेकिन सफरिंग, एट्रोसिटी, कैजुअलिटी, धमाकों का सामना करना वो सब पाकिस्तान की आर्मी झेलेगी। ये यहाँ पे आके आसिम मुनीर फंस जाते हैं। उनके यहाँ खुद में देश में देखिए बहुत बड़ा रिसेंटमेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान इंटरनल गृह युद्ध में फंस जाएगा, क्योंकि असीम मुनीर इजराइल के बिहाफ पे जो भी गाजा में काम करेंगे उसका देश में बहुत खिलाफत होगी। उनके फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर ने इसका पहले से ही इंडिकेशन दे रखा है कि ये जो स्टेप है गाजा में आप जो लेने जा रहे हैं, उसका मैंडेट आपको पाकिस्तान की जनता नहीं देती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड के साथ खड़ा है। तो यहाँ पे आके पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आता है। और अमेरिका ने जब आपके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया, आपको आईएमएफ का लोन दिलवाया, तो वो उसका पूरा पैसा वसूल करेगा। और चाइना के आपके टर्म्स और खराब होंगे, क्योंकि चाइना ने इतना बड़ा सीपेक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, और आप उस देश को इस हालत में झोंक देंगे कि वहां इंटरनल डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो $1 मिलियन का चाइना ने किया वो पूरी तरह से फ्रक्टिफाई नहीं होगा। उसका अल्टरनेटिव रूट इंडो पैसिफिक रीजन के अलावा अरेबियन सी में नहीं बनता हुआ दिख रहा है, जिससे वो मिडिल ईस्ट की एक्सेसिबिलिटी चाहता है। तो सारी के सारे प्लान पड़े रह जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान एक ऐसी सरजमी बनेगा जहां अमेरिका और चाइना दोनों के इंटरेस्ट क्लैश करेंगे, और जब इंटरेस्ट क्लैश करेंगे तो आपकी धरती देखिए ऐसे संग्राम में फंसेगी जिसमें आपके नागरिक मारे जाएंगे। ये सबसे बड़ा कलह होने जा रहा है पाकिस्तान में आगे आने वाले दिनों में, और 2026 में डेफिनेटली इसकी शुरुआत होती हुई दिख रही है। सर, वो तहरीके लब्बाक वाले जो पहले ही सड़क पर उतर गए थे, वो भी तो उठ खड़े हुए थे ना मुल्ला मुनीर के खिलाफ, कि जब वो गाजा में सेनाएं भेजने की बात कर रहा था। सर सोचिए, ये मुल्ला मुनीर हमास के आतंकवादियों को लाकर पीओजेके में घुमाता है, भारत के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, और अब उनके खिलाफ खुद अपने सैनिकों को गाजा में भेज रहा है इजराइल के साथ खड़े होने के लिए। वो इजराइल जिसके लिए पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं है, वो उनके वहां पर जाने पर प्रतिबंध है। वहां पर इनकी आर्मी के जवान जा रहे हैं किससे लड़ने के लिए, हमास से लड़ने के लिए, उनको हथियारों से हटाने के लिए, कि उनके हथियार ले लिए जाएंगे, यानी कि वो लड़ाई ना लड़ पाए, ये सब करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान आर्मी का वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। उनको तमाम तरीके की वो सारी ड्यूटी कराई जाएंगी जो इजरायली आर्मी खुद नहीं करना चाहती। इनका एक्सप्लॉयटेशन वहां होने जा रहा है। इसी के तहत देखिए जो वहां पे प्रदर्शन है पाकिस्तान में होने शुरू हो गए हैं। कब तक आप इन प्रदर्शनों को रोकेंगे? और इंटरनल सिचुएशन तो आपकी ऐसी कि अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स ने, और जब मैं एक्सटर्नल फोर्सेस का नाम ले रहा हूं तो वो कुछ भी हो सकता है, उन्होंने एक थोड़ा सा जड़ दिया, आपका पूरा पूरा पाकिस्तान का इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो सेना उसमें एक रोल प्ले करती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और शासन के लोग अलग रोल प्ले करते हैं। लेकिन सिंस आर्मी आज की डेट में पूरी तरीके से वहां पे सारी चीजों की सियासत करती है, वर्चस्व उनका है, तो अगर पाकिस्तान आर्मी को डिस्प्लेस कर दिया जाए कि हमास और गाजा पट्टी के इलाके में पूरी तरीके से कमिट हो जाएंगे, तो इनके डिफेंसेस वीक होंगे, इनके ट्रुप्स ऑन ग्राउंड कम होंगे, और साथ में अफगानिस्तान के इशू, अगर हिंदुस्तान ने थोड़ा सा बलूचिस्तान के में दिया, या थोड़ा सा सिंध में दिया, या पीओजेके में दिया, तो आपकी क्या सिचुएशन होने जा रही है। और ये आप समझ लीजिए, जिस दिन आपने अपने ट्रुप्स गाजा पट्टी में कमिट किए, उस दिन ईरान भी आपके खिलाफ हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ से सैंडविच हो जाते हैं, ईस्ट से हिंदुस्तान और वेस्ट से ईरान। आप कहीं के नहीं रहेंगे और आपके चारों प्रांत अलग अलग दिशा में जाएंगे।
सिर्फ आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते, क्योंकि आपके पास 6 से 7 लाख की आर्मी है, एक न्यूक्लियर वेपन है जिसको आप टाइम टू टाइम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भेजते हैं। सऊदी अरेबिया से आपने डिफेंस पैक्ट कर रखा है, लेकिन ये सारी चीजें धरी रह जाएंगी जिस दिन आपका पहला सोल्जर गाजा पट्टी पे उतरेगा, क्योंकि सबका भ्रम दूर हो जाएगा कि पाकिस्तान खड़ा होता है। पाकिस्तान अपने ही कॉबवेब में फंस गया, और इसका श्रेय देना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको लॉलीपॉप सामने दिखाया और सारे के सारे लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। आईएमएफ का लोन दिखाया और उनकी आपकी सरजमी को खरीद लिया। तो ओवरऑल सिचुएशन खराब होती जा रही है, और मिडिल ईस्ट में जो एक मॉडरेट मुस्लिम कंट्री के रूप में पाकिस्तान की पहुंच थी, वो धूमिल होती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्राइसिस तो अंजू जी है ही है, बहुत वीक लीडरशिप है। हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने के अलावा ये कुछ नहीं करते, और हमें फ्यूचर में भी सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के कोई भी लीडरशिप आए, चाहे इमरान खान आए, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, कोई भी जनरेशन, इस जनरेशन के लोग अगर जो पॉलिटिकल एरिना में है वो सत्ता में आते हैं, उनका मकसद ही एक होगा कि हिंदुस्तान के बरखिलाफ काम करना, क्योंकि ये वही चलता है। इसी से उनकी सियासत चलती, इसी से उनकी आर्मी चलती, इसी से वो अपना एक विश्व में एक मुखौटा ऐसा पेश करते हैं जिससे कि वो तमाम तरीके की फंडिंग, तमाम तरीके के एड और तमाम तरीके के अपनी सरजमी को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। तो हिंदुस्तान को सजग रहने की जरूरत है। आज की डेट में मेरा मानना है कि बांग्लादेश से ज्यादा हमें पाकिस्तान पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां से आतंकवाद की शुरुआत हुई, जहां से देखिए हम तो 1987-88 से इस आतंकवाद से लड़ रहे हैं, और ऑपरेशन टोपैक जो जियाउल हक ने चलाया था, उस समय से हम आज तक इन आतंकवादी कंट्री से लड़ रहे हैं। अमेरिका को तो बाद में इसका इल्म हुआ, बाकी कंट्री तो बाद में सफर हो रहे हैं। ये एक ऐसा कंट्री है जिसकी पूरी संरचना ही आतंकवाद पे हुई, और आतंकवादियों को वो इस तरीके से पनाह देता, ट्रेनिंग कराता, और हिंदुस्तान के ही बरखिलाफ यूज करता है, और साथ में विश्व को एक धमकाने की कोशिश करता है कि हम विश्व के किसी भी कोने में टेररिज्म फैला सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आतंकवाद पलता है, बढ़ता है। इसी के तहत वो अफगानिस्तान में भी सक्सेसफुल हुआ जब यूएसएसआर का रूल था। अमेरिका को भी उसने वहां अफगानिस्तान में ब्लैकमेल किया, अब फिर से अमेरिका को अपने पक्ष में किया हुआ, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट फिर से अफगानिस्तान में जगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जी। उनको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने सीरिया पे कंट्रोल कर लिया, उसी तरीके से अफगानिस्तान पे भी कंट्रोल कर लेंगे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पे भी कंट्रोल कर लेंगे। तो ओवरऑल गेम प्लान एक अलग किस्म की स्थिति में बनता चला जा रहा है, और पाकिस्तान तो इसमें एक बहुत छोटा सा मोहरा है, वो कठपुतली है। लिहाजा हिंदुस्तान का जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है, हमें मॉनिटर करना है पाकिस्तान के फ्रंट को। अगर आपने पाकिस्तान को अंडर सर्वेलेंस करके कंट्रोल कर लिया, तो बाकी छोटे मोटे आप मुद्दे आसानी से आप उसको कवर कर लेंगे। हमें साइड को लूज नहीं करना है जी। पाकिस्तान। अभी तक हम चाइना के बरखिलाफ, चाइना को नंबर 1 एनिमी, चाइना के खिलाफ अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बढ़ा रहे थे। आज की डेट में आप चाइना की बरखिलाफ तैयारी पूरी रखिए, लेकिन आप मेन स्क्रीन पे आप पाकिस्तान को लेके आइए, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उससे हिंदुस्तान के डायरेक्ट इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं। सर, पहले तो पाकिस्तानी मीडिया ही बड़ा कूद-कूद के बता रहा था कि ये लंच डिनर पर जा रहा है व्हाइट हाउस। अब तो डर रहे हैं हर कोई, अब तो खुद मुल्ला मुनीर भी डर रहा है कि जाऊँ या ना जाऊँ। आप दूसरा पंजाब में देख लीजिए क्या हालत है वहाँ के पंजाब में। वहाँ की विधानसभा में वहाँ के सीएम को, जो कि इमरान की पार्टी से आता है, उसी को पीट दिया सुरक्षा कर्मियों ने। एक बार नहीं, 2-2 बार उसको पीटा है। सर, ये कैसा देश है? देखिए, ये पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन अपने आप में बहुत खराब है। जैसे ही उनको पता लग जाता है कि ये तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस देशद्रोही के रूप में देखती है। वो अपना नागरिक ही नहीं मानते। यानी कि आज भी जो सियासत के बरखिलाफ बात करेगा, उसको देशद्रोह माना जाएगा। वो तो अपने ही नागरिकों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, मिसाइल चला देते हैं, आंसू गैस चला देते हैं, उनका जो वाटर कैनन चलाते हैं उसमें केमिकल मिले होते हैं। तो पाकिस्तान किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। उस देखिए, जब सेना के असीम मुनीर टाइप के जनरल होंगे, जिनका अपने नागरिकों से कुछ लेना देना नहीं, कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, वो आंसरेबल किसी के लिए है ही नहीं आज की डेट में। ना वो डोनाल्ड ट्रंप के आंसरेबल है, ना अपने नागरिकों के लिए है। वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, वो अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। उनको सिर्फ हिंदुस्तान का भय सताता है, और कभी कभी इमरान खान का भय सताता है, क्योंकि अगर इमरान खान प्रिजन से वापस आ गए या पॉलिटिकल एरिना में फिर से इफेक्टिव हो गए, तो वो उनका क्या हश्र करेंगे। लिहाजा वो इमरान खान को तो एलिमिनेट करने की तैयारी कर सके, लेकिन हिंदुस्तान का वो अल्टरनेटिव नहीं खोज पाए। उन्होंने अमेरिका को भी टो के देख लिया, चाइना को भी देख लिया, वो पुतिन के पास भी चले जाते हैं। वो जिस तरीके से उनके शहबाज शरीफ ने गेट क्रैश किया था,
तुर्कमेनिस्तान में पुतिन से मिलने के लिए, इस पूरे दुनिया में सभी को मालूम है। तो उनकी स्टैंडिंग बड़ी खराब हो रखी है। बस अमेरिका जो है, अमेरिका के शह पे आज की डेट में पाकिस्तान कूद रहा है, लेकिन ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड अफेयर है। पाकिस्तान को अमेरिका कब दरकिनार कर देगा, इसको उनका अंदाजा नहीं लगेगा। देखिए, नाटो कंट्री को जब वो एड देना बंद कर सकता है अमेरिका, तो पाकिस्तान क्या चीज है? यूरोप को वो सबक सिखाता है, यूरोप को बोलता है कि आप अपने डिफेंस को खुद देखभाल करिए, तो पाकिस्तान क्या चीज है? तो पाकिस्तान इन सारी चीजों से उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, रोग स्टेट है। जब आप अपनी इकोनॉमी के लिए कंसर्न नहीं, हेल्थ सेक्टर के लिए कंसर्न नहीं है, सॉफ्ट स्किल के लिए कंसर्न नहीं है, तो आप बोलते हैं ना कि आप लोग तो मर्सिडीज में, हम तो ट्रक चला रहे हैं, हम ट्रक से टक्कर मार देंगे। जब आपकी सोच में इस तरीके के आ जाएंगी, विसंगता आ जाएगी, तो आप किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। आप एक गिरे हुए देश हैं, और गिरे हुए देश किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है टेररिज्म फैलाने में। आज की डेट में पाकिस्तान का वही हाल हो रखा है। सर, अभी यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल तोड़कर शहबाज शरीफ उनको लेने के लिए एयरपोर्ट गए। अभी सोच रहे हैं कि सऊदी के साथ जैसे इन्होंने डिफेंस डील की है, वैसी यूएई के साथ हो जाए। क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा मानना है जो सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने डिफेंस डील की है, उसकी वास्तविकता यह कि पाकिस्तानी सोल्जर जब सऊदी अरब जाते हैं तो वो उनके ऑर्डली का काम करते हैं, बैग उठाते हैं, सेडेंटरी ड्यूटी करते हैं, और उनको इस तरीके की मैन पावर चाहिए। तो इसके लिए पाकिस्तान के सैनिकों का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से यूएई के जो प्रिंस आए हुए हैं, उनका प्रोटोकॉल तोड़ के जरूर गए हैं। इन सब के पीछे सिर्फ एक चीज काम करता है, वो है मुस्लिम वर्ल्ड का सेंटिमेंट। कहीं न कहीं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के पास एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन क्या वे न्यूक्लियर वेपन से पूरे मिडल ईस्ट की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या ये न्यूक्लियर वेपन उनके सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होगा? क्या ये सऊदी अरेबिया की सुरक्षा के लिए जाएँगे? क्या पाकिस्तान के सोल्जर ये काबिलियत रखते हैं कि यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान, इराक सबकी सुरक्षा दे सके? तो ये सारे कुछ एक बस एक सेंटिमेंट है। और जहाँ तक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का सवाल है, पैसे बहुत हैं, वो कुछ दान कर देते हैं पाकिस्तान को अपने खेमे में रखने के लिए। हालाँकि हिंदुस्तान के भी रिलेशन यूएई, सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के तमाम कंट्री से बहुत अच्छे हैं। जब हमारे मोदी साहब जाते हैं वहाँ पे, तो उनको वहाँ के जो सर्वोच्च नागरिकता इनाम है, वो तमाम तरीके बार उनको नवाजा गया है। तो हमारे इक्वेशन अलग है। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सऊदी अरेबिया का क्या रिएक्शन था, यूएई का क्या रिएक्शन था? तो ये सारी चीजें कॉस्मेटिक वैल्यू है, ऐसा मेरा मानना है। वो आते हैं, कुछ एड देते हैं, कुछ उनकी वर्क फोर्स ले जाते हैं, लेबर का काम कराते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और फिर इनको डंप कर दिया जाता है। तो एक तरीके का लेबर इंटेंसिव वर्क जो है वो पाकिस्तान आर्मी की से जो सैनिक हैं वो करते हैं। इससे ज्यादा मैं और महत्व नहीं देता हूँ। जब भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वो टर्की की तरह आपको ड्रोन देने वाले नहीं है, टर्की की तरह अपने सोल्जर्स या ट्रेनिंग क्रू आपको देने वाले नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और टर्की इसलिए मदद करता है कि टर्की को एक लीडरशिप चाहिए। वो कहीं ना कहीं इस गफलत में जी रहे हैं कि वो ऑटोमन एम्पायर फिर से स्टैब्लिश कर लेंगे, मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप अर्दोगन को मिल जाएगी। लेकिन ये सब उनके ख्वाब हैं, वास्तविकता से बहुत दूर है। इसका जल्दी टर्की को रियलाइजेशन हो जाएगा। और जहां तक सऊदी अरबिया यूएई का सवाल है, एक थोड़ा सा पोस्चरिंग है, एक प्रोटोकॉल है, एक एड देने का तरीका, जिससे कि वो उनकी मैन पावर का एक्सप्लॉयटेशन अपनी सरजमी पे कर सके और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहे। सर, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में अभी आप जो हालात बने हुए हैं, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। देखिए कैसी-कैसी तस्वीरें आ रही हैं, टारगेट किया जा रहा है उनको। और इस बीच बीएनपी का नेता वो तारिक रहमान, खालिदा जिया का बेटा, वो भी वापस आ चुका है। और जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहा है, आपको लगता है कि वो आईएसआई, जमात-ए-इस्लामी को के लिए एक चैलेंज बन सकता है, या उनके साथ मिलकर ही काम करेगा? या वाक़ई उसको वहाँ के लोग पसंद करेंगे कि ये आया है तो ये उनकी भलाई के बारे में सोचेगा? एंटी इंडिया स्टैंड तो उसका भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। अंजू जी, जब से तारिक रहमान वहां पे आए हुए हैं, एक अलग तरीके का इफोरिया दिख रहा है। और इससे सबसे ज्यादा कोई अफेक्टेड होने जा रहा है तो वो मोहम्मद यूनुस है और जमात के लोग हैं। एक चीज तो बहुत क्लियर है कि वो जमात को अपने साइड में रखेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो जमात के बरखिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जमात 100% इंडिया के बरखिलाफ है, तो मेरा मानना है जो बीएनपी के जो रहमान है, तारिक रहमान, वो उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो 100% इंडिया के बरखिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने आते ही स्टेटमेंट दिया हुआ कि वो अपने सारे लोगों का ख्याल रखेंगे, बांग्लादेश के हितों की बात करेंगे। और जब आप बांग्लादेश के हितों की बात करेंगे तो आप इंडिया को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप
वही रेडिकलिज्म फैलाएंगे, वही मुस्लिम फंडामेंटलिज्म फैलाएंगे, तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी जो है, वो आज की डेट में एक उभरती हुई पार्टी, ये कार्डर बेस्ड पार्टी, इनके जो एजेंट्स हैं वो गांव गांव शहरों में बैठे हुए हैं। ऐसे समय में जब आवामी लीग हो सकता है इलेक्शन में पूरी तरीके से बैन हो जाए, उनके नेता को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाए, तो एक ही बड़ी कॉन्क्रीट पार्टी उतरती है, वो है बीएनपी। बीएनपी को आप चैलेंज मिलेगा किससे? नेशनल सिटीजन पार्टी से। लेकिन नेशनल सिटीजन पार्टी एकदम बड़े नेसेंट स्टेज में है, उनके कार्यकर्ता गांव गांव तक अभी नहीं पहुंचे हैं और उनके यहाँ सेटबैक है। उनके हादी को देखिए मार दिया, उनके एक और लीडर को आपने हताहत कर दिया। एक तो इस तरीके के जब आपका पॉलिटिकली आप स्ट्रांग नहीं है, तो सिर्फ एक पार्टी बनती बीएनपी। अगर बीएनपी देखिए, ये 18 साल इंग्लैंड में रह के आए हैं, और जब वो गए थे किस प्रोटेक्ट पे गए थे? अपना मेडिकल इलाज करने गए थे, फिर वहीं आपने असाइलम ले लिया। जब आप वेस्टर्न कंट्री में 18 साल रह के आए हैं, तो कुछ आपकी सोच होगी, कुछ आप में एक वृहद सोच की बात होगी, आप इस रेडिकलिज्म से बाहर निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आज की डेट में तारिक रहमान का एक ही है मकसद, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को राइड करेंगे पॉलिटिकल गेन के लिए। पॉइंट नंबर 1, आप पूरी तरीके से जमात के बरखिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थ्रेट होगा आप भी एलिमिनेट ना कर दिए जाएं, तो उनको आप अपने राइट साइड में रखेंगे। लेकिन ये एक मोमेंट्री होगा, या टू सम एक्सटेंट आप उनकी बात सुनेंगे, लेकिन लार्जर पिक्चर ये होगी कि आप बांग्लादेश के भले के लिए काम करेंगे, वहां की स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेब्लिश करेंगे। और जब आप इस मुद्दों में फंसेंगे, तो हिंदुस्तान के साथ आपका ट्रेड आगे भी बढ़ेगा। हिंदुस्तान ने भी इंडिकेशन दिए हुए हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी जो होगी, फॉरेन पॉलिसी, वो बांग्लादेश के साथ होगी, ना कि किसी पार्टी विशेष के साथ। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कंट्री टू कंट्री रिलेशन होंगे, चाहे बीएनपी है या कोई और पार्टी आए, हमारे रिलेशन आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि हम बांग्लादेश जैसे देश को अपने अगेंस्ट नहीं जाने दे सकते। हमारा इंटरेस्ट वहां पे हमेशा से रहा है। और बांग्लादेश में की जो आज की स्थिति है, महज 10 से 15-20 लाख लोग सड़कों पे हैं जो इस तरीके के रेडिकल थॉट वाले हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां पे जो है वो सेकुलर है, सर्वधर्म में विश्वास करती है, पीस लविंग है, कल्चरल एफिनिटी इंडिया से ज्यादा। पाकिस्तान कैसे वहां अपने नेटवर्क बना रहा है? क्योंकि उनमें कोई समानता नहीं है, सिर्फ एक समानता है, वो इस्लाम। रेस्ट एवरीथिंग इज डिफरेंट। वहां के लोगों की भाषा अलग है, सोच का तरीका अलग है, लिंग्विस्टिक पैटर्न अलग है, आपका जो लैंग्वेज अलग है, सब तरीके से आप अलग है। तो इसी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ था। तो मेरा मानना है कि तारिक रहमान पूरी तरीके से तो जमात को खारिज नहीं करेंगे, वो इनके इंटरेस्ट में है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अगर सत्ता में आ जाते हैं, जैसे जैसे वो पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे, जमात को वो दरकिनार करेंगे, क्योंकि उनको थ्रेट जमात से ही है, उनको थ्रेट नेशनल सिटीजन पार्टी से है। तो अल्टीमेटली वो अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रांग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, यूनुस का भविष्य क्या दिखता है आपको? क्योंकि यूनुस तो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव ही ना हो 12 फरवरी को, लेकिन अगर बीएनपी का ये नेता वापस आता है, तो आपको लगता है कि चुनाव वहां पर करवाए ही जाएंगे, या अभी भी क्वेश्चन मार्क है चुनावों को लेकर? देखिए, जिस तरीके से चुनाव के पहले का माहौल है, मोहम्मद यूनुस नहीं चाहेंगे कि 12 फरवरी को इलेक्शन हो। वो अपने हाथ से सत्ता जाते हुए नहीं देख सकते, उनको इसका चस्का लग गया है, और कहीं ना कहीं एक तरीके का प्रेशर बांग्लादेश में काम कर रहा है। आपको तीन कंट्री के स्टेटमेंट को ध्यान देना होगा। अमेरिका बोला फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए। पुतिन ने मैसेज दिया बांग्लादेश को, आप एंटी इंडिया नैरेटिव अपने कंट्री में नहीं चला सकते, आप हिंदुस्तान के एहसानों को मानिए जिसकी वजह से आप एग्जिस्टेंस में आए। और चाइना ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि आप यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। एक इंडिकेशन दिया कि आप आवामी लीग पार्टी को भी पार्टिसिपेट करने दें, लेकिन ये किस एक्सटेंट तक संभव है कहा नहीं जा सकता। मोहम्मद यूनुस सबसे पहला तो ये काम उन्होंने देखिए अवामी लीग को इस इलेक्शन से बाहर रखें, क्योंकि जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी है। वो इसी तरीके का टर्मोइल, इसी तरीके की हिंसा, इसी तरीके की शूटिंग, इसी तरीके के माइनॉरिटी के ऊपर अटैक जारी रखेंगे, जिससे कि वो देश का माहौल पूरे विश्व में बता सके कि यहाँ इंटरनल सिचुएशन इतनी खराब है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। मकसद उनका इलेक्शन कराना नहीं है, और यही चीज वहां जमात के लोग भी चाहते हैं, यही मुस्लिम रेडिकल फंडामेंटलिस्ट भी यही चाहते हैं, इलेक्शन ना हो, क्योंकि आज की डेट में वही सत्ता पे है, वही रूल कर रहे हैं, दे आर कॉलिंग द शॉट। मोहम्मद यूनुस को वो डिक्टेशन देते हैं, और हर तरह से देखिए चाइना का भी इंटरेस्ट फलीभूत हो रहा है, आईएसआई का भी हो रहा है। आईएसआई क्यों चाहेगा वहां इलेक्शन, क्यों चाहेगा पॉपुलर इलेक्शन, गवर्नमेंट आना? तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे। 12 फरवरी ज्यादा दिन नहीं है, और
इसको पोस्टपोन करने में सिर्फ एक स्टेटमेंट चाहिए, फिर लोगों के स्टेटमेंट आते रहेंगे, फिर वो नेक्स्ट डेट दे देंगे कि हमारा इलेक्टोरल रोड तैयार नहीं है, हमारे ये प्रिपरेशन नहीं है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं तैयार, हमारी इंटरनल सिचुएशन ठीक नहीं है, लिहाजा 12 फरवरी का 12 जुलाई हो गया। इस तरीके से वो पोस्टपोन करेंगे और विश्व के सामने ये जरूर अपना एक स्टेप रखेंगे कि वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है 12 फरवरी की डेट पोस्टपोन करके आगे आने वाले दिनों में किसी भी एक्सटेंट तक वो पोस्टपोन कर सकते हैं। सर सवाल तो यही है ना कि फ्री एंड फेयर चुनाव अगर आप चाहते हैं, अगर अमेरिका भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, तो वो तो तभी होंगे अगर आप अवामी लीग को भी चुनाव लड़ने देते हैं। अगर अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ रही है तो फिर काहे के फ्री एंड फेयर चुनाव। और दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर सर डरा हुआ है और ये डर अच्छा लगता है। अब तो मुझे लगता है बहुत जल्द वो एक ताबूत भी बना लेगा जो बुलेट प्रूफ होगा, क्योंकि उसको उसी में सोना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ वेस्ट पहन रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा लगता है मुनीर के लिए वक्त बहुत खराब आ रहा है। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।